नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट का जो है प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, यूथ कंपटीशन टाइम्स का, यानी यूथ पब्लिकेशन का वो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे। और देखिए ये प्रैक्टिस सेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिए हुए थे। कितने? 15 दिए हुए थे, जिसमें हमने अब तक कितने कर लिए? तो 8 प्रैक्टिस सेट जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और इससे पहले मैंने जो है ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन कराया है, उसके भी 15 प्रैक्टिस सेट थे, वो भी मैंने करा दिया। उसकी प्लेलिस्ट अलग बनी है और जो है इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। आज हम देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट नंबर 9 देखेंगे, ठीक, यानी 9। तो देखते हैं इसमें जो है हम देखिए 8 तक जो है कर चुके थे, आज ये हमारा 9th है। उसके बाद हमारे पास 6 प्रैक्टिस सेट बचेंगे आज के बाद। फिर जो है हम 6 वो भी देख लेंगे, फिर कुछ दूसरा देखेंगे। उसके बाद तब तक जो है मार्केट में कोई अगर नया प्रैक्टिस सेट आएगा तो वो भी मैं करा दूंगा। देखिए मेरा टारगेट ये है ना कि मैं कम से कम आपको 30-40 प्रैक्टिस सेट खुद करा दूं। उसके बाद आप 30-40 प्रैक्टिस सेट जो है चाहे टेक्स्ट बुक, चाहे रोजगार विद अंकित के ऐप में या कहीं भी जब पेपर आए तो आप कर लीजिएगा। अगर आप 50-60-70 कर लेंगे ना तो यकीन मानिए कि आप सबसे बेस्ट देश में होंगे उस समय। क्योंकि आप कटाव ही देखिए कितनी कम गई थी, इस बार भी कटाव ज़्यादा नहीं गई, 48 नंबर के आसपास गई है 100 में। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए कि मतलब कट ऑफ बहुत सारी नहीं जाएगी। अगर आप 80 क्वेश्चन सही कर ले गए और टाइपिंग आपकी अच्छी होगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों, तो आपका काम हो जाएगा। इसलिए मेहनत करिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी रिजल्ट आएगा उसका। और जो आप वैकेंसी होगी वो जल्दी ही थोड़ा भरी जाएगी, ठीक। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं इसमें हिंदी की शुरुआत करते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि यशोदा में प्रयुक्त संधि क्या है। तो देखिए इसका होता है यशाधन दा। अगर आप पढ़े होंगे हिंदी थोड़ा भी तो यशाधन दा होता है, ये विसर्ग संधि है। क्यों, कौन सी संधि है? तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जो कठिनाई से समझने योग्य है के लिए एक शब्द क्या है। यानी जो कठिनाई से समझा जाए वो दुर्बोध होता है। क्या होता है? दुर्बोध, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि क्लिष्ट क्या होता है। तो देखिए क्लिष्ट होता है जो समझने में कठिन हो, जैसे भाषा से संबंधित। कहते हैं कि यार उनकी भाषा बहुत क्लिष्ट है, जैसे संस्कृत क्या है, क्लिष्ट भाषा है, वो जल्दी समझ में किसी को नहीं आती है, ठीक। उसे वो समझना मतलब कठिन होता है। जैसे दुर्गम, जाना, यानी जो जहाँ जाना कठिन हो, जो रास्ता कठिन हो, जहाँ जाना कठिन। अगम क्या होता है? अगम जो गमन करने, मतलब जो गमन रहित हो, यानी आगमन, यानी जो गमन रहित हो। अगला है कि शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। अम्बुज, देखिए जिसमें ज लग जाए उसका मतलब होता है कमल, और जिसमें द लग जाए उसका मतलब होता है बादल। तो कमल और बादल देख लीजिए कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अम्बुज और अम्बुद। अगला दिया निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी इनमें से कौन सा नहीं। देखिए हमें नहीं वाला दोस्तों ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि पेपर अगर इजी है तो हम उछल कूद करना शुरू कर देंगे वहीं पे। हमें लगेगा कि 100 में 90 क्वेश्चन तो हम सही करके आएंगे, लेकिन हम इतनी माइनर गलती करते चले जाएंगे कि जब हम काट पीट के देखेंगे तो हमारे 70 भी ना आ रहे होंगे। और ये सब रीज़न क्या होगा कि हम नहीं, इस तरह छोटे छोटे वर्ड पे ध्यान ही नहीं देंगे, जैसे उपरोक्त सभी। ये सारी चीज़ें इसीलिए मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, ताकि मतलब आपकी जो गलतियाँ हों वो आप ना करें वहाँ एग्जाम टाइम, और आपके कम से कम 80+ क्वेश्चन तो सही हों। 80 से 85 के बीच में सही होने चाहिए, क्योंकि इतना हार्ड पेपर नहीं है, ठीक। तो आप कर सकते हैं आराम से। अगला क्वेश्चन दिया निम्नलिखित में से अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो इनमें से देखिए पार्थ तो हमें पता है, धनंजय भी हमें पता है, कौंतेय भी पता, नारायण आपने इनका नाम सुना होगा। तो नारायण जो है अर्जुन के पर्यायवाची नहीं है, ये विष्णु का पर्यायवाची है। किसका है? विष्णु का। विष्णु के अन्य पर्यायवाची क्या है? तो जैसे अच्युत है, जनार्दन है, विभु है, विश्वरूप है, ऋषिकेश है, ये सब विष्णु के पर्यायवाची हैं, ठीक दोस्तों। देखिए अगर पेपर कठिन आएगा तो सबके लिए आएगा, तो आपको उसी हिसाब से क्वेश्चन डील करना है। अगर पेपर इजी आएगा तो सबके लिए इजी आएगा, तो आपको उसी हिसाब से डील करना है। ये वहाँ मतलब डिसाइड करेंगे हम पेपर में कि किस लेवल का पेपर है, समझ आए ना। जैसे इस बार पेट, अगर पेट बहुत हार्ड था इस बार, तो जो लोग 60 क्वेश्चन किए रोक दिए अपने आप को, तो वो लोग अच्छी स्थिति में थे। लेकिन जो लोग बहुत बड़े नवाब बन रहे थे वो सोच रहे थे हम जाएंगे 90 कर देंगे, ये कर देंगे, सब माइनस में आके 20 नंबर, 10 नंबर, 15 ले के बैठे हैं, ठीक। तो हमें पेपर के हिसाब से करना होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला है बाण का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बाण का पर्यायवाची होता है अशुभ। क्या होता है? अशुभ होता है। अशुभ होता, तीर होता, तोमर होता, बिसिक होता, सलीमुख होता, नाराज होता है, सर होता है। देखिए नाराज होता है, सर होता है। थोड़े बहुत नोट कर लिया करिए इस तरह क्वेश्चन। देखिए आप प्रैक्टिस सेट की एक कॉपी बनाइए, जैसे लिखिए प्रैक्टिस सेट 1, ठीक। मैं बता रहा हूँ कैसे करना है, जैसे मैं पढ़ता हूँ वैसे भैया बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। जैसे प्रैक्टिस सेट 1 है, आप देखेंगे इसमें कितने क्वेश्चन है? 100 क्वेश्चन है।
अगर हम प्रैक्टिस सेट, भाई हम सारे क्वेश्चन तो इसमें उतारेंगे नहीं, जो क्वेश्चन हमें आते हैं, जो हम एक्सप्लेनेशन कुछ कर रहा हूँ, जो ट्रिक बता रहा हूँ कुछ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ नोट करते जाएंगे। एक पेज में हमारा एक प्रैक्टिस सेट खत्म, समझ आएगा नहीं। उसके बाद दूसरे पेज में दूसरा खत्म। एग्जाम टाइम हम क्या करेंगे, दोबारा से प्रैक्टिस सेट करेंगे तो हम देखेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन हमसे हो रहे हैं। इस तरह प्रैक्टिस सेट हमें करना होता है। अगला होता है, अगला पर्यायवाची है, बाढ़ का मैंने बता ही दिया। अगला है चपल का विलोम शब्द क्या है। तो देखिए चपल का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है, तो चपल का होता है गंभीर। क्या होता है, गंभीर होता है विलोम, ठीक। और मूक का क्या होता है, तो मूक का वाचाल होता है, याद रखिएगा। चंचल का अचंचल होता है। अगला है पत्थर का तत्सम क्या होता है, पत्थर का होता है तत्सम प्रस्तर। क्या होता है, प्रस्तर। और देखिए पाषाण मतलब भी क्या होता है, पत्थर होता है, ठीक। जैसे पाषाण काल यानी पत्थरों का काल, इसे क्या कहते हैं, पाषाण काल। इस काल में पत्थरों का उपयोग बड़ी मात्रा में किया गया, इसीलिए इसे पाषाण काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से शब्द का अर्थ है ताकतवर। कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ क्या है, ताकतवर है। तो ये है रुस्तम। क्या है, रुस्तम। और देखिए दारा, दारा क्या है, एक समुद्री मछली है दारा। और कर्म क्या है, तो कर्म जो है कार्य होता है, कितने कर्म कर रहे हैं यानी कार्य। कर्म मतलब क्या होता है, कार्य होता है। और कुरंग मतलब होता है कि बुरे रंग का, कुरंग यानी कु मतलब बुरे और रंग मतलब रंग का, यानी बुरे रंग का या भद्दा कह दो। अगला है मैं प्रतिदिन दूध पीता हूँ। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, यानी यहाँ दूध की बात की है तो दूध क्या है, कर्म है। क्या है, कर्म है। अगला क्वेश्चन दिया है कि अभियांतर का सही अर्थ क्या है। अभियांतर का सही अर्थ होता है कि किसी वस्तु के भीतरी भाग। अभियंतर मतलब क्या होता है, अंदर होता है, यानी किसी वस्तु का भीतरी भाग होता है अभियांतर। समझ आया कि नहीं। अभियंतर कहलाता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। और इसका विलोम क्या होता है, तो बाह्य होता है। क्या होगा, बाह्य। अगला क्वेश्चन दिया है वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। देखिए सामान्य वर्तमान काल होता है, तत्कालिक वर्तमान काल होता है, पूर्ण वर्तमान काल होता है, संदिग्ध वर्तमान काल होता है, संभाव्य वर्तमान काल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। अब इनमें से हमें भी बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो जो निराला शब्द है ना, ये पुल्लिंग है। क्या है, पुल्लिंग है। बाकी इच्छा, झुरमुट, अंत्येष्टि, ये सारे क्या हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित के शब्दों में क्रिया विशेषण कौन सा है। तो देखिए क्रिया विशेषण शब्द जो इसमें है, धीरे धीरे। धीरे धीरे शब्द कैसा है, क्रिया विशेषण शब्द है। जबकि गलत, अच्छा, बुरा, ये सब क्या है, विशेषण शब्द है। समझ में आ रहा है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। देखिए आज जो गद्यांश दिया हुआ कल पद्यांश था। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत कहाँ से कहाँ आ गया, रेखांकित क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी। यानी आ गया हमें बताना है क्या है, तो संयुक्त है। क्या है, संयुक्त क्रिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाए। जैसे चिड़िया उड़ा करती है तो इसमें 2 क्रिया है, वैसे ही भारत कहाँ से कहाँ आ गया, इसमें भी 2 क्रिया है, तो इसीलिए ये क्या है, संयुक्त क्रिया है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुरा शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो बुरा का जो प्रयोग है वो सर्वनाम के रूप में नहीं किया जाएगा, संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण के रूप में किया जा सकता है। समझ आया ना दोस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित कीजिए। तो बुढ़ापा क्या है, बुढ़ापा जो है भाववाचक संज्ञा है। क्या है, भाववाचक संज्ञा। देखिए अगर आप पूछे कि इनमें से एग्जाम्पल दे दीजिए, तो मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ ताकि मतलब कन्फ्यूज ना हो आप लोग। ये देखिए ये सर्वनाम तो होगा नहीं, क्रिया विशेषण कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो क्रिया विशेषण का होगा रमेश ने, सॉरी रमेश ने, हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं, रमेश ने रजनीश के साथ बुरा किया, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। किसके साथ, रजनीश के साथ, तो क्रिया विशेषण हो जाएगा। अगला है विशेषण। तो देखिए विशेषण क्या है, करेले का बुरा स्वाद मन खराब कर देता है, तो इसमें देखिए करेला का बुरा स्वाद, यानी इसमें जो है विशेषण की बात हो गई। अगला दिया है संज्ञा। तो देखिए बुरा नहीं होना चाहिए, समझा कि नहीं, तो ये संज्ञा का हो जाएगा। समझ में ना, तो लेकिन सर्वनाम का नहीं होता है। अगला बुढ़ापा। तो बुढ़ापा तो भाववाचक संज्ञा है, ये आप लोगों को पता ही होगा कि बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है। अगला दिया चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है। तो चांदनी चौक जो है एक ही है ना, व्यक्तिवाचक की बात कर रहा है, दिल्ली का चांदनी चौक जैसे, इस तरह मतलब जब नाम की बात करें, स्थान की बात करें, ये सारे क्या होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अगला दिया निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो इसमें वर्तनी जो शुद्ध है ये अनुगृहीत की है। किसकी है, अनुगृहीत की है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अर्धविवरित स्वर है। तो इसमें से कौन सा अर्धविवरित स्वर है, आय है। कौन सा है, आय। देखिए ये अर्धविवरित, समवृत, ये सारे विवरित, ये जो शब्द है ना, ये जो है मुख के आधार पे होते हैं, आपको ये मतलब समझना होगा।
जैसे ओए, अब देखो अर्धविपरीत में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपकी सुई लगा दे, ठीक, तो मतलब हल्का सा सुई, इसमें क्या होता है आधा मुंह बंद होता है। जैसे मान लीजिए आप बैठे मुंह बंद के, तो मतलब ऐसा तो है नहीं कि कोई सुई लगाएगा तो आप चमक जाएंगे, नहीं, अगर कोई सुई लगाए तो ओए, हम इस तरह का ओए, तो ओ और ए, ओए, ठीक, तो ये किस में आ जाएगा, अर्धविपरीत में आ जाएगा ओए। तो ऐसे याद कर लीजिए ओए, समझे ना। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए यार दोस्त, देखिए मैं तो थोड़ा बहुत ट्रिक भी लगा देता हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा धीरे धीरे सारी चीज़ें। अगला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, किसकी पंक्ति है, तो ये मीराबाई की है, किसकी है, मीराबाई की। अब देखिए गद्यांश के बारे में क्या कहा गया है। गद्यांश के बारे में लिखा है कि प्रारंभ से प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्य आश्रित और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया है। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते, अपितु जीवनदायिनी वायु ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन पर बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही है। वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा और भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। अब देखिए इसमें जो है एक प्रकार से मैसेज दिया हुआ पर्यावरण और मनुष्य के बीच में। तो हमें ये बताना कि पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं, पेड़ पौधे हमें जो है क्या देते हैं, तो हमें ये बताना होगा कि पेड़ पौधे हमें क्या देते। देखिए यही तो, यहाँ क्या नहीं देते हमें ये बताना। हरियाली देते हैं, भोजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, सारी चीज़ें देते हैं, लेकिन जल नहीं देते हैं। जल कौन देता, तो भूमि देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, तो पर्यावरण का असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है, ऑक्सीजन की कमी के कारण कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी, ये हुआ है। अगला, पर्यावरण प्रदूषण के चलते घातक बीमारी, ये भी है दुष्परिणाम। अगला, पेड़ पौधों की कमी के कारण बाढ़, अनावृष्टि, सूखा और भूमिक्षरण की समस्या, ये भी है। लेकिन छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ये नहीं है। अगला है कि दिए गए पद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वर्दंत की पंक्ति कुंद कली, अधराधर पल्लवन लोचन की, चपला चमके घन बीच जगह छवि, मोतिन माल अमोलन की, घुंघरादि लाटें लटकें मुख ऊपर, कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी बलि जाऊं, ललायन बोलन की। अब देखिए इसमें बताना है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है, तो इसमें जो हमारा रस है वो कौन सा है, वात्सल रस है। कौन सा है, वात्सल। अगला क्वेश्चन दिया है, डपोर शंख मुहावरे का अर्थ है, इसमें हो जाएगा बी, बेसिर पैर की बातें करना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला, ससमुख पर घूंघट डाले में कौन सा अलंकार है, तो ये अलंकार जो है रूपक अलंकार है। कौन सा, रूपक। मैं दोस्तों ये चीज़ कई बार कहा हूँ कि रस, अलंकार, ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए, फ्री के नंबर आपको देकर जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, मंगल करण कल मल हरण, तुलसी कथा रघुनाथ की, उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है, इनमें से छंद है हरिगीतिका है। अगला क्वेश्चन, रस कितने प्रकार के होते हैं, तो रस जो हमारे होते हैं वो 9 प्रकार के होते हैं। देखिए मैं आज ट्रिक ही बता देता हूँ रस की। देखिए इसकी ट्रिक है, श्रेय, अकबर, भवसाहा। ठीक, क्या है, श्रेय, अकबर, भव, साहा। अब देखिए इसमें हमें ये करना, देखिए से श्रृंगार रस, आ से अद्भुत रस, का से करुण रस, बी से वीर रस, रा से रौद्र रस। ठीक, तो कितने हो गए, 5 हो गए। उसके बाद देखिए, भा से भयानक रस, वी से विभत्स रस। देखिए यहाँ बी है, बा है, तो वीर रस हो जाएगा। यहाँ वी है तो कौन सा, भयानक रस हो जाएगा। ठीक, थोड़ा सा अंतर लगा लीजिए हल्का सा। और उसके बाद जो है सा से हमारा कौन सा रस हो जाएगा, उसके बाद हा से, देखिए हा से हास्य रस हो जाएगा। ठीक, श्रृंगार रस हो गया, करुण रस हो गया, वीर रस हो गया, हास्य रस हो गया, रौद्र रस हो गया। एक रस और है शांत रस, हाँ ये सा से क्या हो जाएगा, शांत रस हो जाएगा। ठीक, ये विद्वानों ने ये 9वां रस इसे माना, शांत रस को। तो देखिए श्रेय, अकबर, भव, साहा, इस तरह, मतलब ये ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा। अब देखिए इसके जो है इसी के क्रम में अगर हम देखें तो हमें क्या है,
रब रब वो हो जाएगा रबी। सो इसकी ट्रिक मतलब ये देखिए रस की ट्रिक हो गई, और इसके जो स्थाई भाव है उसकी भी ऐसे ही ट्रिक है। अब देखिए इसमें ट्रिक कौन सी हो जाएगी स्थाई भाव में, देखिए मैं पेन चेंज करूँ पहले तब बताऊँ। देखिए इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, पेन मैं लाल ले रहा हूँ, ठीक। अब देखिए श्र में श्रृंगार रस का क्या होता है, रति होता है, तो हम रा लिख देंगे, ठीक। अद्भुत का क्या होता है, अद्भुत का वी होता है या विस्मय, रवि, ठीक। अब करुण का क्या होता है, शोक, रवि शोक। वीर क्या क्या होता है, उत्साह, रवि सो, रवि सो, रवि। देखिए मैं बना रहा हूँ ना, इसकी थोड़ा शोक नहीं होता, सॉरी सॉरी। हाँ करुण का क्या होता है, करुण का शोक होता है, वीर का क्या होता है, उत्साह होता है, ठीक। उसके बाद रौद्र का क्या होता है, क्रोध, रवि शोत क्रो। दोस्तों देखिए इसकी मैं ट्रिक बाद में बता दूंगा आपको, अभी ये जानिए। देखिए मैं अलग अलग बता सकता हूँ, जैसे श्रृंगार का होता है रति होता है, करुण का होता है शोक होता है, वीर का होता है उत्साह होता है, हास्य का हास होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, बेबस का गुस्सा होता है, अद्भुत का विस्मय होता है या आश्चर्य होता है, और शांति का तो मतलब पता ही होगा शांत होता है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ये समझिए, मैंने क्या रस की अभी ट्रिक बताई आपको, ठीक। यह इतने में जगह थोड़ा वो है, मैं कल जो है उसकी बता दूंगा, मैं खुद ही बना लूँगा अपने हाथों। तो कल मैं उसके जो है स्थाई भाव लिख दूंगा, कल से दोबारा डिस्कस कर देंगे, ठीक। नहीं तो अभी टाइम लगेगा वो बनाने में, थोड़ा बन जाएगी वैसे सेम टू सेम बनेगी मैं जैसे बताया हूँ, तो थोड़ा सा लेकिन टाइम लग सकता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे करा दूँ, कल करा दूँगा, ठीक। आज जो है 10 याद कर लीजिए, तो उसके लिए सॉरी। अगला दिया निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब देखिए इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 4 आदमियों ने हरिद्वार की यात्रा की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए जैसे आज रविवार का दिन है, तो दिन की बात ही नहीं, आज रविवार है, वार का मतलब होता दिन, तो हो ही गया है, तो दिन फर्जी है। वह लिखा हुआ अनेकों लोग, तो भैया अनेक होता, अनेकों कभी शब्द हमने नहीं सुना, तो अनेक होगा। यहाँ लिखा अपनी स्वेच्छा, तो जब अपनी लिखा स्वेच्छा लिखा है तो अपनी क्या होता है, स्वेच्छा से जाना है तो जाइए, ये सही होना चाहिए, ठीक है। अगला दिया है कमल नयन में कौन सा समास है, तो कमल नयन। अब देखिए कमल नयन में जो हमारा समास है वो कौन सा समास हो जाएगा, इसमें बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास है, यानी कमल के समान नयन की बात कर रहा है, तो इसमें जो है कौन सा समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ये भगवान राम के बारे में बात कर रहा है, ठीक। कमलवत नेत्र हैं जिनके, अर्थात भगवान राम। अगला दिया जिसका उपचार न किया जा सके, तो असाध्य रोग के बारे में आपने सुना होगा हिस्ट्री में, किसमें, हिस्ट्री। देखिए वहाँ से मैं कनेक्ट किया असाध्य रोग, बिंबिसार के जो है मतलब अवंती के राजा थे, जो उज्जैन अवंती के राजा थे, उनको असाध्य रोग हो गया था, तो इस तरह मतलब थोड़ा सुने होंगे आप। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया, रीजनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब देखिए हमें यहाँ जो खाली स्थान है वो भरना है, तो देखिए यहाँ पहले थोड़ा घटा देते हैं, घटाइए बबुआ, तो घटा देते हैं। देखिए ये हो जाएगा हमारा, अगर हम इसमें से 5 से 15 से 6 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ 3 1 हो जाएगा 1, यानी कितना घटाना है 119 हम यहाँ घटा रहे हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन हम ऑप्शन पहले देखेंगे कि ऑप्शन में ये चीज़ दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में इस तरह होगा शब्द, हाँ देखिए 1000 से कम ही संख्या दी हुई है ना, तो हम ये देख लेते हैं कि हम घटाते हैं कितने से घटाना है, तो 1097 से 119 घटाना है, 1097 से क्या घटाना है, तो 119 घटाना है, ठीक। अब देखिए ये हो गए 17, 17 में से 9 गए 8, अगला 8, 8 से 7 हो जाएगा, उसके बाद 9, तो ये 878 कितना होगा, 878 दिया हुआ है कि नहीं ऑप्शन में, देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 878, हाँ ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, ठीक। आगे बढ़ते, अब देखिए अगला दिया निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि इसका सही उत्तर देने के विकल्पों में से किस अतिरिक्त सूचना की जरूरत है। ये देखिए ए जो है बी से लंबा है, ए लंबा है किससे, बी से, अगर आप बी सी से छोटा है, यानी सी बड़ा है बी से, तो इस क्रम में आप देखेंगे तो जो है बी जो है सबसे छोटा होना चाहिए, समझ आए कि नहीं। अब देखिए इसमें कह रहा है लंबा कौन है, उनमें से सबसे लंबा कौन है, तो ये क्वेश्चन हमें देखना होगा कि सबसे लंबा कौन है। देखिए सी सबसे छोटा नहीं है, इसमें कह रहा है कि जो सी है वो सबसे छोटा नहीं है। अगला दिया है कि बी सबसे लंबा नहीं है, हाँ तो ये भी बात सही है, बी सबसे लंबा नहीं। लिखा है सी और बी की औसत लंबाई ए की लंबाई के बराबर है, तो हम मतलब करके देखते हैं कि मतलब कह रहा है कि ए बी की औसत लंबाई, तो सी प्लस बी बटे ए के लंबाई के बराबर है, ठीक। तो बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा ए, औसत लंबाई ये हो जाएगा हमारा। देखिए ये तो गलत है, ये भी गलत है, अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है, ठीक। अब हमारे पास बचा क्या है, सी और डी बचा है, तो हम सी चेक करेंगे। सी कह रहा है ए प्लस बी की औसत हो चाहिए, तो देखिए 2 है तो 2 नीचे लिख देंगे,
उसके बाद ए, तो ए की लंबाई, उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा c प्लस b हो जाएगा। समझ में नहीं? इतना अगर समझ में आया तो हम c का मान निकालें, c इक्वल टू 2a माइनस b हो जाएगा। अब देखिए इतना हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ c पे जो है बड़ा है, c जो है बड़ा b से, अगर हम b की जगह पे अपनी मतलब ये चीज़ें रखें तो यहाँ हम देखेंगे कि c बड़ा है b से, यानी अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास ये जो है फिगर आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे c क्या कहा है कि c जो है बड़ा है किससे, b से। अगर c b से बड़ा है तो सीधी सी बात है ये 2c होगा, ठीक, और ये भी बड़ा होगा किससे, तो 2a से बड़ा हो जाएगा। समझ में कि नहीं? वहाँ b की जगह पे हम क्या करेंगे, b को इस साइड लाएंगे और जो है यहाँ पे c मतलब c रख देंगे उसकी जगह पे और जोड़ देंगे, तो 2c और 2a हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो है क्या बड़ा हो जाएगा, ये जो है बड़ा हो जाएगा c। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी मतलब सी होना चाहिए। आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से जैसा समझ में आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी लेकिन सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्योंकि अगर ये नहीं सही तो अगला देख लेते हैं कि ए बी की औसत लंबाई सी की लंबाई से कम है, तो ये मतलब जो है गलत दिया हुआ है। अब देखिए अगला दिया, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित कथन के लिए वैध धारणा है। अब देखिए कथन क्या है, दिल्ली सरकार ने प्रदूषण के कारण पिछली दिवाली में पटाखों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। सही, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए इसका कारण क्या दिया है कि दिवाली पर्व के दौरान पटाखे जलाना अशुभ माना जाता है। बिल्कुल मतलब बेकार बात है। अगला है लोग केवल बत्तियों से दिवाली मनाना चाहते हैं ना कि पटाखों, ये भी गलत बात। अगला है बच्चे पटाखे जलाने के बजाय मूवी देखना और वीडियो, ये यार कैसी बात कर रहे हो, यहाँ तो बच्चे जो परेशान रहते हैं। अगला पटाखे जलाने से धुआं बढ़ जाता है जिससे शहर में प्रदूषण स्तर बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी बढ़िया है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला, एक बच्चा जो पूर्व दिशा में था वह घड़ी की विपरीत दिशा में 400 डिग्री और फिर घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूमता है, अब वह किस दिशा में है? चलो भैया, ये हो गया हमारा पूर्व दिशा। वो कह रहा पूर्व दिशा में, वो घड़ी के विपरीत दिशा में यानी इधर घूमेगा, तो ये हमारा 80 हो गया। 80 के बाद ये 90 हो गया, तो कितना हो गया 270 हो गया। ठीक, 270 हुआ। उसके बाद 90 अगर फिर घूमेगा तो 360 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा फिर 360 हो जाएगा। अब 360 के बाद क्या होगा, अगर ये इस साइड घूम रहा है, ठीक, कितना घूमेगा 360 घटा दीजिए, अब बचा कितना 40। तो देखिए अगर ये इस साइड घूम रहा है, ठीक, तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। उसके यहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ, यहाँ पे। उसके बाद कहते हैं घड़ी की दिशा में 220 डिग्री घूमता है, तो 220 जैसे घूमेगा तो मान लीजिए ये कितना कवर किया, ये जो है 40, वो 100 हो गया। उसके बाद जब ये अगर दिशा कवर करेगा तो ये दिशा पूरी कवर कर, देखिए ये 120 हो गया, इसमें से 180 ये हो गया और 40 ये हो गया, तो 120 और 40 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सॉरी 220 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 220। तो ये किस दिशा में आ जाएगा, तो ये पश्चिम दिशा में आ जाएगा। अब करना हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है 2 या 2 से अधिक निष्कर्ष के बारे में दिया हुआ है, तो हम निष्कर्ष ही डाट पढ़ते, टाइम हमारा बचेगा, हमें और दुनिया से क्या लेना देना। अगला दिया कथन, देखिए वो ऊपर से कोई मतलब उससे फर्क नहीं पड़ता है, पढ़ें या न पढ़ें, वो चीज़ हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। लिखा है कि कथन एक सामाजिक आंदोलन लोगों की निराशा में सामूहिक अभिप्रेरणा आधारित अन्योन्य क्रिया है। ये क्रिया जानते हो कहाँ पढ़ोगे, अन्योन्य क्रिया जो है फर्स्ट पेपर में है नेट जेआरएफ के। अगर अब देखिए निष्कर्ष क्या है कि सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराश लोगों के परस्पर बातचीत करते हैं। ये सामाजिक आंदोलन में निराश लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो सामाजिक आंदोलन में निराश लोग आपस में एक दूसरे से बात करते हैं, ये चीज़ तो सही है, लेकिन ये है कि सामाजिक आंदोलन में जो लोग संतुष्ट हैं वे निराश लोगों से परस्पर बातचीत करते नहीं, ये नहीं सही। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें केवल बी हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 2401 फिर 49 लिखा है, उसके बाद 7 लिखा, 36 लिखा, 6 लिखा। देखिए एक चीज़ तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ रही है इसमें, क्या चीज़ समझ में आ रही, देखिए 7 का स्क्वायर है 49, 49 का स्क्वायर है क्या है, 49 का स्क्वायर है 2401। ठीक, कर लीजिएगा। अब देखिए अब इसी प्रकार यहाँ भी लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है, तो यहाँ देखिए 6 का स्क्वायर क्या है 36, क्या है 36, 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर अब क्या होगा, तो 36 का स्क्वायर क्या होगा, देखिए इस तरह हम स्क्वायर किस तरह करते हैं, ऐसे देखिए 6 36, उसके बाद हासिल कितना है 3, उसके बाद 36 18, फिर हम 2 से अपने आप गुणा करेंगे, 36 18 दूना 36, 36 3 क्या होता है, 36 3 39, क्या होता है 36 3 39, हासिल आया 3, उसके बाद 3 3 9, 9 3 12, लो हो गया ना 1296। अब देखिए इसमें जो है चित्र के बारे में बताया गया है
कि ये प्रश्न मतलब जो है दिया हुआ है चित्र, इसमें क्या आएगा ये बताना है। देखिए यहाँ गोला है तो भैया इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कर दिया। अब यहाँ भी तो ऐसे होना चाहिए। तो बिल्कुल मतलब सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक दोस्त, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया। उस व्यक्ति का नमन से क्या संबंध है? तो देखिए अगर यहाँ मान लीजिए कह रहा है नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी के इकलौते बेटे के मामा के रूप में कराया। अब देखो बात समझो, यहाँ मान लीजिए नमन है तो नमन ने एक व्यक्ति का परिचय अपनी बेटी, यानी उनकी बेटी कहाँ है, यहाँ हो जाएगी। ठीक, उनके बेटे, इकलौता बेटा उसका, देखिए ऊपर से थोड़ा करते, ये हो गया नमन, ये उनकी बेटी, ये फिर उनका बेटा। ठीक, अब कह रहे हैं बेटी मामा के रूप में कराए, तो भैया ये जो मतलब ये इनकी जो बेटी हो जाएगी नमन की, उस तो यहाँ पे उनके क्या हो जाएंगे, मामा हो जाएंगे, क्योंकि वो भाई बहन होंगे तभी तो मामा बनेंगे। ठीक, तो मतलब जो है ना वह व्यक्ति नमन का क्या होता है। तो देखिए अगर हम ध्यान दें तो जो वह व्यक्ति है ना, ये वाला व्यक्ति, ये क्या होगा भाई, जब ये इनकी बेटी है और ये भाई हो जाएंगे, ये इनके मामा हो जाएंगे, तो ये बेटा हो जाएगा। नमन का क्या होगा, बेटा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, अगला, सोनू अपने घर से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करता है। 60 किलोमीटर चलने के बाद वह दाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है। ठीक, दक्षिण दिशा में चलता है और कह रहा 60 किलोमीटर चलता है, मतलब 60 मीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है। तो दाएं किस तरह होगा, इधर होगा, 40 चल देता है, उसके बाद वो पुनः दाएं मुड़ता है, उसके बाद अब फिर दाएं मुड़ेगा, और दाएं और बाएं मुड़ने से 80 किलोमीटर चलने से पहले चलता है। देखिए ये क्वेश्चन ना कंफ्यूज कर रहा होगा आपको। देखिए ये 40 चलता है, उसके बाद वो कह रहा दाएं मुड़ जाता है, यानी वो इतना मुड़ के कितना चलेगा, 80 मीटर चलता है। कितना चलता है, 80 मीटर चलता है। उसके बाद फिर वह 30 मीटर अपने विद्यालय पहुंचता है। अब 30 मीटर वो इस साइड चलेगा, किधर चलता है, इस साइड, समझ आया नहीं। अब इस साइड चलता है, उसका विद्यालय उसके घर से कितनी दूरी पर स्थित है। तो हमें जानते हो इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हो इसका विद्यालय है, ये वाली लाइन हो गई, तो हमें ये निकालना होगा कि मतलब इसमें कोण जो है निकालना होगा। ठीक, तो आप जब ये कोण निकालेंगे तो यहाँ से त्रिभुज निकालना है, तो आप निकाल लीजिएगा, क्योंकि मैं निकालूंगा तो बहुत टाइम लगेगा, और इसमें जो हो जाएगा 10 ये हो जाएगा। देखिए मैं इसके आंसर की, एक भाई कह रहा था कल, तो मैं टेलीग्राम पे आज ही सारी अपलोड कर दूंगा, मतलब 9th तक है ना, 9th तक मतलब आंसर की इसकी आ जाएगी, उसकी टेंशन ना लीजिएगा, बस आप पढ़ते रहिए। अगला देखिए ये जो है, या इसके विपरीत क्या होगा, ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, इसके विपरीत ये होगा, एक खाना छोड़ एक होता है, तो इनमें से कौन नहीं होगा, तो देखिए इसमें से यही है भैया। क्यों, क्योंकि देखिए इसके सामने ये नहीं होगा कभी, और यहाँ तो दिया हुआ है, दिया है ना, तो पहले ही गलत होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए रीजनिंग ये थोड़ा मतलब लेवल का दिए हुए क्वेश्चन जरूर, लेकिन आप करने की कोशिश करिए, जब ना होगा तब बताइएगा, ना होगा तो मैंने एक आपको तरीका भी बताया कि टाइम आपका बचेगा कैसे। जैसे जो अच्छे बिगिनर हैं, मैक्सिमम लोग तो कर लेंगे मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं कर पाएंगे, तो जो नहीं कर पा रहे हैं वो एक काम करें कि गूगल के बगल जो है लेंस होता है, उसी पर मतलब ये पेस्ट कर लें अपना जो है, उसके बाद क्वेश्चन डालेंगे, जैसे वहाँ आंसर सॉल्यूशन आपको गूगल पे दिखा देगा, चाहे वो टीचर के द्वारा चाहे डाउट नेट के द्वारा, कोई ना कोई मतलब क्वेश्चन डाला होगा, और वो मतलब आराम से एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा। ठीक दोस्त, देखिए वो टाइम बचने के लिए मैं बता रहा हूँ, जो मैं प्रयोग करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन में डाउट हो तुरंत करता हूँ, मतलब कोई भी मतलब समस्या हो, क्योंकि अगर आप R&D कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट आप काम कर रहे हैं, ये समझ लीजिए। और ये थोड़ा कोई मतलब हमेशा नहीं सीखता, और हमेशा मतलब सीखते तो सब लोग हैं, लेकिन मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमेशा मतलब कोई ज्ञाता नहीं होता है, धीरे धीरे सीख कर ही लोग स्टेप वाइज बढ़ते हैं। जो मतलब जैसे ट्रिक है मैं बनाता हूँ तो क्या तुरंत बन जाती है, इतने दिन से पढ़ रहा हूँ तो वही सोचता रहता हूँ, तो धीरे धीरे कुछ देखता हूँ तो वहाँ से कर देता हूँ। जैसे टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है, जैसे देखिए टिक्का रोग किससे संबंधित है, मूंगफली से। ठीक, तो जैसे मूंगफली ठंडी में आई तो देखो टिक टिक आवाज़ नहीं आती, फोड़ो तो क्या होता है, टिक टिक होती नहीं, फोड़ो तो खाते समय, तो टिक से टिक्का रोग। तो इस तरह मतलब थोड़ा सोचना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कहीं पढ़ा नहीं हूँ, यकीन मानिए। अगला देखिए यहाँ 96 है, उसके बाद 53 है, फिर 7 लिखा है। अब देखिए वही हमें तरीका ये अपनाना है कि हमें पहले जोड़ना है, फिर उसके बाद घटाना है। तो देखिए हम ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 15 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ये जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 5 3 8, तो घटाएंगे 7 आ जाएगा। देखिए काम हो रहा है, ये 12 हो जाएगा, 7 5 12 माइनस ये 8 हो जाएगा, तो 4 आ रहा। अब वही चीज़ यहाँ ये हो जाएगा 10 माइनस 8 यानी 2 आ जाएगा। ठीक दोस्त, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों देखिए मैं वीडियो सुबह ही दोनों बनाता हूँ इस टाइम,
एक मतलब अपलोड करता हूँ, मतलब सुबह बनाने के बाद जल्दी जाता हूँ, अपलोड करके आता हूँ, 5 किलोमीटर दूर जाता हूँ बाइक लेकर, वहाँ जाता हूँ, खड़ा रहता हूँ बड़ी देर तक दौड़ना है, तो जब अपलोड होती फिर आता हूँ, उसके बाद दूसरी वीडियो 2 बजे डालता हूँ, फिर अपलोड करने भागता हूँ। तो ये सारी समस्याएँ रहती हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है और इसे ध्यान से पढ़िएगा। इसमें लिखा निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने के लिए विकल्पों में दिए गए सूचना के किस अंश की अतिरिक्त रूप में आवश्यकता होगी। तो देखिए इसमें जो है लिखा है प्रश्न, 3 मित्र ABCD की आयु 5, 4 और 3 के अनुपात में है। सर्वाधिक आयु वाले व्यक्ति की आयु कितनी है। अब देखिए इसमें अगर शर्त दिया हुआ है तो आप शर्त के हिसाब से लगाना कि कह रहा है कि B और C दोनों A से बड़े हैं, यानी B और C दोनों A से बड़े हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, बड़े हैं? नहीं यार, बड़े कहाँ हैं। बी तो ऐसे, ए तो वैसे ही 5 लिया है तो नहीं बड़ा। कह रहा है कि ए की आयु 5 का पूर्ण गुणज है, जरूरी नहीं ये पूर्ण गुणज हो, तो ये भी नहीं हो सकता है। अगला है कि जब सी का जन्म हुआ तब बी की आयु 5 वर्ष थी। तो मतलब ये चीज़ कर सकते हैं कि जब सी का जन्म हुआ तो बी की आयु कितनी थी, 5 वर्ष थी। तो आप मतलब ये चीज़ कर सकते हैं। तो आप करके देखिएगा, एक मतलब फिगर बनाइएगा, इसमें देख लीजिए कि कौन अपने हिसाब से होगा। वैसे हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। अगला दिया है किसी दो, देखिए मैं करूँगा तो टाइम लगेगा, आपको भी पता मुझे भी पता है, तो आप कर लीजिएगा थोड़ा सा। अगला है कि किसी 2 अंकों की संख्या का दहाई अंक इकाई अंक से 7 अधिक है। यदि हम संख्या 63 घटाएं तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी संख्या का पता लगाएं। यानी अब देखिए इसमें कह रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या, मान लीजिए कोई संख्या क्या है XY है, उसमें कह रहा है इकाई का अंक 7 से अधिक है। देखिए अब हम ऑप्शन से चलते हैं, नौटंकी नहीं, ऑप्शन से चले सबसे जल्दी हो जाएगा। देखिए 2 अंकों की संख्या तो सारी 2 अंकों की संख्या है। इसमें कह रहा है मतलब जो दहाई का अंक है इकाई के अंक से 7 अधिक है। दहाई का अंक देखिए 8 है और यहाँ इकाई का अंक 1 है, तो 8 से 1 घटाएंगे तो 7 अधिक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, सही है। उसके बाद देखो कह रहा यदि हम संख्या में 63 घटाएं, अब हम 61 में 63 घटा दें 81 में, तो जैसे 63 घटाएंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा 7। ठीक, कितना आएगा, 7 और 1 17 आ जाएगा, 17 आ गया। अब कह रहा है तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी संख्या का पता लगाएं। तो हम जैसे ही संख्या का अदला बदली करेंगे तो कितना ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 7 और 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 71 हो जाएगा। मतलब तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, यानी अंकों की अदला बदली कर बनी है। तो भैया कहाँ, हाँ हाँ सही है। देखिए ये घटाने में गलत हो गया था, यहाँ 61 है मतलब 81 है, इसमें देखिए ये 7 बन रहा है। ठीक, मतलब 7 अधिक है ये वाला, दहाई का अंक इकाई से 7 अधिक, बिल्कुल सही है। हम यहाँ से 63 घटाएंगे, जब हम 63 घटाएंगे तो ये 18 आएगा, क्या आएगा, 18। अब कह रहा है तो प्राप्त नई संख्या अंकों की अदला बदली कर बनी है, तो सही है भाई, अंकों की अदला बदली नहीं है, जो ये 81 है ये 18 है, तो अंकों की अदला बदली करके बनी है, तो बिल्कुल सही है, 81 हो जाएगा। अगला 5 बक्सों का वजन है 10, 30, 15, 10, 30, 50, 70, 80 किलोग्राम है। बक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम में है, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं हो सकता है। तो देखिए आप इसमें जोड़िएगा, मतलब अगर हम जोड़े, देखिए एक थोड़ा देखिए 160 हमें लाना तो कैसे होगा, 100 ये, तो कितना हो जाएगा 160, चलो ठीक है। 280 तो होगा नहीं इसमें कहीं, भाई अगर सारा जोड़ेंगे तो 280 आएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो ये तो बन जाएगा। उसके बाद देखिए अगला हमें क्या बनाना है, हमें 220 बनाना है। तो क्या 220 कोई मतलब संख्या जोड़ के बन सकता है, तो हमारे ख्याल से तो नहीं बनेगा। कोई भी संख्या आप जोड़िएगा 220 नहीं बनेगा, 150 बन जाएगा। कैसे बनेगा, देखो 30, 70, 30 कितना होगा, 70, 30 होगा 100, 50, 150 हो जाएगा, ये भी बन जाएगा। 80, 180 कैसे जुड़ेगा, ये अभी देखो 100 और 80, 180 मतलब 220 नहीं बनेगा, देख लीजिएगा। अगला लिखा कि जब पानी ठंडा होता है तब वो बर्फ़ में बदल जाता है, जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप में बदल जाता है। दोनों चीज़, जब ठंडा होता है, मतलब जब पानी ठंडा होता है तो वो बर्फ़ में बदल जाता है। वाह भैया वाह। अगला लिखा है जब पानी को गर्म किया जाता है तो वो भाप में बदल जाता है। अब देखिए निष्कर्ष कह दिया, जल ठोस है, वाह, जल तरल है, जल गैस है। अब क्या बताया जाए भैया, दोनों जो है इसमें गलत है। ठीक, ये हमें भी पता आपको भी पता, लिक्विड है। अगला दिया निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों ने तिब्बत होम थ्योरी से संबोधित किया, यानी जो तिब्बत से आए हैं आदि किसने बताया है, तो तिब्बत से बताया है दयानंद सरस्वती ने बताया। मैक्स मूलर ने कहा है कि आर्यों का जो है मध्य एशिया से आदि आए हैं। ठीक, और जो है गाइल्स या मैकडोनाल्ड्स, इन्होंने कहा कि आर्यों का उत्थान जो है दक्षिण पूर्वी यूरोप में हुआ है
बाल गंगाधर तिलक उत्तरी ध्रुव बताते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिमूर्तियों में से सृष्टिकर्ता देवता होने के बाद भी आजकल किस देवता की पूजा बहुत कम की जाती है? तो ब्रह्मा की पूजा कम की जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला दिया है, विल्किंस हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर से मिले थे। तो मतलब ये कहाँ किसके थे? तो अंग्रेज थे, विलियम हॉकिंस। अगला क्वेश्चन ये, भारत म्यांमार और चीन के बीच का त्रिकोणीय जंक्शन दीफू दर्रा किस सीमा पर है? तो दीफू दर्रा जो है वो मैकमोहन में है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला है कि 93 डिग्री पूर्वी दशांश 27 उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से 530 मीटर की ऊंचाई पर राज्य की राजधानी का नाम बताइए। तो वो राजधानी कौन सी है? ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक तरफ श्रीनगर और दूसरी तरफ कारगिल और लेह के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क है, तो इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण संपर्क है? वो जोजिला है। कौन सा? जोजिला। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो 51A जो है किससे संबंधित है? मूल कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, परमादेश रीट का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यों के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यों के जो महाधिवक्ता होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? तो महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं राज्य के राज्यपाल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, केंद्र में कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अगला है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के क्षेत्र के सभी प्राधिकरण नागरिक और न्यायिक सर्वोच्च न्यायालय के सहायक के रूप में कार्य करेंगे? तो ये है अनुच्छेद 144। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? तो वित्तीय स्वास्थ्य का जो सूचक होता है वो कौन सा है? जीडीपी है। कौन सा है? जीडीपी। देखिए दोस्तों, एक होता है आर्थिक विकास और एक होता है आर्थिक समृद्धि, दो होते हैं। एक होता है आर्थिक विकास और एक होता है, देखिए, इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दो होते वर्ड, आर्थिक और जो है समृद्धि। तो देखिए दोनों में अंतर क्या होता है? आर्थिक समृद्धि होती है कि कोई इंसान लंबा होता चला जाए, यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है लेकिन वहाँ देश के लोगों का कल्याण नहीं हो रहा है, यानी वहाँ लोग जो है मतलब गरीब गरीब बने हुए हैं, बीमार हैं, भुखमरी है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देश की जीडीपी बढ़ रही है, तो वो होती है आर्थिक समृद्धि। जैसे कोई लड़का है तो केवल लंबाई उसकी बढ़े, बाकी वो चेचिस की तरह रहे, यानी उसके हड्डी हो केवल और लंबाई केवल बढ़ती जाए, मतलब वो फैले नहीं, मतलब मोटा ना हो या मतलब तंदुरुस्त ना हो, वो होता है आर्थिक समृद्धि। यानी वो केवल लंबा होता चला जा रहा है, वो बड़ा होता चला जा रहा है, बाकी उसके मतलब वो खाता कुछ भी है तो लगता नहीं है शरीर में, ठीक, तो वो आर्थिक समृद्धि हो जाता है। और आर्थिक वृद्धि क्या होती है कि मतलब लंबाई भले ही न बढ़े, यानी चौड़ाई लंबाई सब सेम रहे, तो वो आर्थिक समृद्धि है। देश का विकास हो तो मतलब जीडीपी से लेकर और सारी चीज़ें, वहाँ के लोगों का रहन सहन खान पान सब कुछ बेटर हो, तो वो आर्थिक विकास होता है हमारा, समझ में है कि नहीं? तो जो जीडीपी जब खूब बढ़ने लगती है तो आर्थिक समृद्धि हो सकती है, जरूरी नहीं कि देश का विकास हो रहा हो, समझ में है ना? अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एचडीआई किन 3 क्षेत्रों के विकास का मापक है? तो एचडीआई जो मापता है स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी, यानी पैसा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? देखिए ज़्यादा कठिन क्वेश्चन कहाँ है, आपको मैक्सिमम तो आते ही होंगे। अगला, निम्नलिखित में से किसका उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति को लागू करने के प्राथमिक साधन के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है रेपो दर का। अगला है, बढ़ती का नाम जिंदगी है, निम्नलिखित में से किस बैंक की टैगलाइन? वाह, क्या टैगलाइन दिए हैं एक्सिस वाले। एक्सिस वालों का है कि बढ़ती का नाम जिंदगी है, इनका अलग ही सिस्टम है, बढ़िया। अगला, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां का संबंध है हॉकी से। किससे है? हॉकी से संबंधित है। अगला, फरवरी 2023 में अंतर्राष्ट्रीय बायोटेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस स्थान पे हुआ? तो इम्फाल में हुआ। कहाँ हुआ? इम्फाल में हुआ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इम्फाल किसकी राजधानी है? मणिपुर की राजधानी है। अगला दिया है कि फरवरी 2023 में पासपोर्ट जारी करने की पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया में तेजी लाने हेतु विदेश मंत्रालय द्वारा शुरू की गई मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो एप्लीकेशन का नाम एम पासपोर्ट पुलिस ऐप। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला, फरवरी 2023 में मोसी 2 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया? तो ये है चीन और रूस के बीच। अगला है कि फरवरी 2023 में भारत ने किस देश के साथ डस्टलिक का चौथा संस्कार? देखिए डस्टलिक जो होता है वो किसके साथ होता है? तो देखिए डस्टलिक है ना, यहाँ ऑप्शन मतलब हमको लगता है गलत दिया हुआ है, ये उज्बेकिस्तान के बीच है। किसके साथ? उज्बेकिस्तान के बीच है, हाँ ये सही है, उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में कौन सा है? डस्टलिक। अगला दिया है, फरवरी 2023 में यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी इंटरनेशनल आईपी इंडेक्स में 55 प्रमुख भारतीय अर्थव्यवस्थाओं के
अर्थव्यवस्थाओं में भारत का क्या स्थान है? तो भारत का जो स्थान है 42वां स्थान है। अब देखते हैं कंप्यूटर एवं सूचकांक प्रौद्योगिकी। देखिए 66 नंबर क्वेश्चन लिखा है, एक ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है लेकिन कोर कंप्यूटर आर्किटेक्चर का भाग नहीं है, तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पेरिफेरल डिवाइस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर ऊपर से है, वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटरों को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं? तो उसे सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर। अगला दिया है क्लाउड प्रबंधन सॉफ्टवेयर को समर्थन की आवश्यकता है, तो कौन सा हो जाएगा? भौतिक मशीन और आभासी मशीन। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है, तो कौन सा है? ये है SWI प्रोलॉग। अगला दिया है कि SATA का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसका जो संक्षिप्त नाम जो है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला दिया है कंप्यूटर सहायित शल्यक सर्जिकल प्रक्रियाओं को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रोबोटीय शल्यक प्रणाली, रोबोटिक सर्जिकल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है CAS का पूर्ण रूप क्या है? तो CAS का पूर्ण रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। देखिए आप मतलब ये सब चीज़ें जरूर याद कर लीजिए और नोट कर लीजिए, मैं तो कहूँगा, क्योंकि एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये भी PYQ ही होंगे। अगला दिया है FTP का पूर्ण रूप क्या है? इंपॉर्टेंट है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होगा। कहाँ लिखा है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। देखो अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, ऊपर चलते हैं तब देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि MS वर्ड 2007 में टेबल के बार्स, रोज तथा कॉलम्स को ड्रा करके टेबल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फीचर का उपयोग किया जाता था? तो ये ड्रा टेबल, किसका? ड्रा टेबल। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो कौन सा जोड़ा है जो सही ढंग से सुमेलित नहीं है? ये कंट्रोल+ के चयनित पाठ्यक्रम, ठीक, ये जो है सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो है ये की के लिए है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि MS ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा है? तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? MS वर्ड होता है। कौन सा होता है? MS ऑफिस का MS वर्ड होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है, तो ये क्या मदद करता है? ये करता है डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी में व्यवस्थित। देखिए उपरोक्त सभी जब हो तो आप मार सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, 99% रिस्क आपका सही हो सकता है। अगला निम्नलिखित में से कौन ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऑनलाइन पेमेंट गेटवे का उदाहरण नहीं है? तो इनसाइट नहीं है। कौन सा नहीं? इनसाइट नहीं है, बाकी सारे हैं। ये याद रखिए, कल भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें जो भी फाइल या फोल्डर एक्सेस किया जा सकता है उसे मार्क करते हुए पूरे फाइल सिस्टम से गुजरना पड़ता है? तो ये क्या होता है? कचरा एकत्रीकरण होता है, गार्बेज कलेक्शन। अगला दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नोकिया द्वारा विकसित किया गया है? तो नोकिया द्वारा जो मोबाइल विकसित किया गया है, इसमें दो ही ऑप्शन दिए क्या? हाँ देखिए, बाडा दिया है और एंड्रॉइड दिया है, तो इनमें से कौन सा है? तो देखिए इसमें ना तो बाडा है ना तो एंड्रॉइड, कोई नहीं। अगला है उत्तर प्रदेश की जानकारी दिया है कि संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसके प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसके राज्यपाल जो थे होरमासजी फिरोज शाह मोदी, ऑप्शन नंबर ए। अगला दिया वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर में 2001 से 2011 तक वृद्धि हुई थी, तो कितनी जो है वृद्धि हुई? तो 11.34% हुई थी। अगला है जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है? तो भैया अपना उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ज्ञानदीप शिक्षा योजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई, तो ये कब योजना प्रारंभ की गई? सितंबर 2002 में प्रारंभ की गई, ठीक। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में एक जिला नहीं है? तो अमेठी, देहरादून जो है उत्तराखंड में है, ठीक। बाकी सारे अमेठी, मेरठ, ये सारे उत्तर प्रदेश में है। अगला है उत्तर प्रदेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है मथुरा में। कहाँ है? मथुरा में। अगला है भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजातियाँ निवास करती है? तो भारत के बिहार और यूपी दिया है कि नहीं? देखिए बिहार यूपी नहीं, यहाँ उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दिया हुआ, तो यही हो जाएगा। अगला दिया है कि भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जानते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है कि संगीत शिक्षा क्षेत्र
संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश में जो प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ है वह था, तो कौन सा था? भारत खंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसे शेर ए बलिया के नाम से जानते हैं? बहुत बढ़िया, चित्तू पांडे। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया है? तो ये 1833 में किया गया है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस नगर से नहीं गुजरेगा? तो ये बस्ती से नहीं गुजरेगा। अगला है कि राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग एवं वाणिज्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ये कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है? ये है आगरा में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, तो ये कौन सा है? नोएडा है। अगला क्वेश्चन है, रोजगार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग है। अगला है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉलेज पार्क की स्थापना की गई है? तो ये की गई है ग्रेटर नोएडा। अगला, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार दुविधा कौन सा है? सुविधा कौन सा है? तो ये वाराणसी है। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, दक्षिणी उत्तर प्रदेश का औरैया जिला प्रमुख रूप से उत्पादक है, तो किसका है? देसी घी का है। अगला है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रकार की फसलें हैं, तो कौन सी हैं? रबी फसलें, खरीफ और जायद। अगला है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो क्या है? खाद्यान्न है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ 100 क्वेश्चन थे, हम कवर कर दिए हैं। और मैं आपको जो है इसका मतलब जो है, जो आप कह रहे थे आंसर शीट, वो आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।